Hello everyone, I'm Prabinu. I'm an English language and communication skills trainer. I want to start my today's session with a very inspiring quote. The quote says, strive for the progress and not for the perfection. It means progress पे focus करिए, perfection पे नहीं. Now what is the meaning of progress? कल से अगर आज हमने कुछ बेहतर किया है, that is your progress. So अगर हर दिन कल से अगर बेहतर करते जाएंगे, so this progress one day it becomes perfection. So day one perfection नहीं मिलेगा, but day one progress जरूर हो सकता है, भले वो 0.1% का भी progress हो. So do focus on the progress and then perfection will automatically follow. Right? Chaliye, let's start with our today's agenda, which is the analysis of the editorial section of the Hindu newspaper dating 6th of April. So this is page number 6, editorial section of the Hindu newspaper. Chaliye, let's start the discussion of the articles. First is the South phase. So this article is basically based upon the elections which are meant to be held today in Tamil Nadu, Kerala and the Union Territory Puducherry. तो इन तीन जगह पर आज इलेक्शंस होने वाले हैं. कौन सी पार्टी का कितना होल्ड है, कौन कितने सालों से वहां पर हमेशा से पावर में रहे हैं, कौन ऑपोजिशन में है, इन सभी के बारे में इस आर्टिकल में बात करी. सो बेसिकली इंटरनल पॉलिटिक्स एंड ऑल. अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं, जस्ट अ सिंपल रीडिंग विल मेक यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल. So nothing much to talk about from this article. Next article is the alchemy of anti-incumbency. So let's understand two words in this headline, the alchemy. Alchemy का meaning होता है, अगर साइंस के टर्म से बात करें, that it's a kind of chemistry, जहां पर किसी भी एक सिंपल मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. So this is the scientific meaning. सो अल्केमी को एज ए रेफरेंस भी यूज किया जाता है कि कोई भी ऐसी चीज जो पहले इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी पर अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है, एक मैजिकल प्रोसेस हो गया, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया किसी भी चीज का. ठीक है. एंड देन कम्स द वर्ड एंटी इनकम्बेंसी. सो पहले हम इनकम्बेंसी समझते हैं. इनकम्बेंसी का मीनिंग होता है कोई भी ऑफिस में जो पोस्ट होल्डर्स हैं, जो भी किसी पोजीशन पे पर्सन बैठे हैं, दैट इज इनकम्बेंसी. So let's suppose ब्यूरोक्रेट्स की बात करें या कोई भी ऑफिसर्स जो अपॉइंट करते हैं, वो सब इनकम्बेंसी के अंदर आते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई पोस्ट होल्ड कर रखी है. नाउ व्हेन आई से एंटी इनकम्बेंसी, इट मींस लोग ये पोस्ट होल्डर्स के अगेंस्ट में है. उनका ये मानना है कि जितने भी लोग किसी ना किसी पोजीशन पर है, किसी ना किसी पोस्ट पर है, गवर्नमेंट पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ, सो कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पर अगर कोई पर्सन है, सो लोग उनके अगेंस्ट है बिकॉज दे डू नॉट ट्रस्ट दोज पीपल. So this is anti-incumbency. So ये anti-incumbency बंगाल में prevail हो रहा है. वहां पे anti-incumbency है means लोगों को वहां के ऑफिस बियरर्स में ट्रस्ट नहीं है. ये ट्रस्ट कब लूज होता है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है. जब मल्टीपल टाइम से चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि ये लोग हमारी हेल्प नहीं करने वाले हैं या बहुत करप्शन के चार्जेस हो जाते हैं, सो तब समझ में आता है कि जितने भी पोस्ट होल्डर्स हैं वो लोग हमारे फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, तब ये लोग एंटी इनकम्बेंसी पर आते हैं. सो कहना क्या चाहते हैं इस आर्टिकल में? Mamata Banerjee's assumption that Bengali nationalism could block anti-incumbency and Hindutva may be optimistic. So ममता बनर्जी का ये अज्यूम करना, ये मानना कि अगर वो बंगाली नेशनलिज्म पे फोकस करें, मींस अगर बंगला पे फोकस करेंगी, बंगाली सिटीजन्स पे अगर वो फोकस करती हैं, सो दिस कुड ब्लॉक एंटी इनकम्बेंसी. तो इस वजह से लोग एंटी इनकम्बेंसी को नहीं फॉलो करेंगे. वो रोक सकती है एंटी इनकम्बेंसी को और हिंदुत्व को रोक सकती है. तो अगर वो ऐसा मानती हैं तो दिस मे बी ऑप्टिमिस्टिक. तो ये बहुत सकारात्मक सोच है शायद, बट लेट्स सी कितना पॉसिबल हो सकता है. सो बेसिकली पूरा आर्टिकल है इनसाइड ऑफ बंगाल, वहां के इलेक्शंस में क्या हुआ, वहां के अभी तक में जो रूलिंग पार्टी थी, तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने अभी तक क्या किया, इतने सारे वेलफेयर स्कीम्स जो लॉन्च किए थे, उन
सब स्कीम्स में कितने घोटाले हुए, कितना करप्शन हुआ, जिस वजह से लोग एंटी इनकम्बेंसी पर आ गए हैं, ममता बनर्जी के अगेंस्ट में हैं, और उनकी पार्टी के कई सारे लोगों ने बहुत सारी गड़बड़ें करी जिस वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है। सो बेसिकली पूरा आर्टिकल इसी के ऊपर बेस्ड है, आप आराम से इसको पढ़ के समझ सकते हैं। Next article is the pillars of an equitable post-COVID India. So एक आर्टिकल कोविड पर होना जरूरी है बिकॉज कोविड ऑब्वियसली इतना रैपिड स्पीड से बढ़ रहा है। सो इस वजह से सिर्फ हमारा हेल्थ वाइज डिटीरियोरेशन नहीं हो रहा, नेशन का बहुत सारे एस्पेक्ट्स पर डैमेज हुआ है। सो इस पूरे आर्टिकल में इस चीज पर फोकस किया गया है कि जितनी भी इनइक्वालिटी हो गई है इस पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में, सो उस इनइक्वालिटी को एड्रेस करिए ताकि हर कोई वेलबींग और ग्रोथ की तरफ देख पाए, प्रोग्रेस हो पाए। सो इस पूरे आर्टिकल में बताया गया है कि जॉब्स नहीं है, सबको जॉब्स दिया जाना चाहिए। जो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे वो और नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं, सबकी रेगुलर इनकम्स बंद हो गई हैं, सस्टेनेबल जॉब्स नहीं है। अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स पर फोकस करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिले। सो बेसिकली इस पूरे आर्टिकल में इस चीज पर बात करी गई है कि क्या क्या स्ट्रगल्स हैं कंट्री को, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ रहे हैं एक कंट्री को पोस्ट कोविड के बाद। सो हमारी देश किन चीजों के चैलेंजेस से गुजर रहा है। बट इस पूरे आर्टिकल के बाद मेरा पर्सनली ओपिनियन है कि प्रॉब्लम्स तो हर किसी को पता है कि पोस्ट कोविड किन किन चैलेंजेस से गवर्नमेंट को फाइट करना है। कोई भी आर्टिकल तब ज्यादा वैल्यूएबल बनता है जब वो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सो चैलेंजेस क्या है, स्ट्रगल्स क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, इन सभी के ऊपर बात करी गई इस पूरे आर्टिकल में, विच आई गेस वी ऑल आर रियली अवेयर अबाउट, हम सभी को पता है। सो कोई नया पॉइंट नहीं है इस आर्टिकल में, वही सारे चैलेंजेस की बात करिए अलग अलग व्यू पॉइंट से, इकोनॉमी वाइज, डेवलपमेंट वाइज, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज, सारे चैलेंजेस के बारे में बात करिए। बट देयर इज नो सोल्यूशन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, सो आई गेस एक सिंपल रीडिंग, इफ यू वांट टू डू इट then go ahead. And then this article based on the current news, as we all know there is Maoist attack, right? और उसमें हमारे काफी सारे soldiers, personals की death हुई है। So yes, this article is important and we are going to discuss this article in detail today. Chale, let's move towards the detailed analysis of this article. So headline says persistent mindlessness. Persistent का मतलब होता है कोई भी चीज continuously होते ही जाना, कंटिन्यूअस मैनर में हो रहा है। माइंडलेस का मतलब होता है बिना दिमाग लगाए या फिर किसी चीज पर ध्यान नहीं देना या फोकस कम करना। सो माइंडलेसनेस एक सिचुएशन है जहां पर दिमाग जो है वो इनएक्टिव है, फोकस नहीं कर रहा। सो कोई एक सिचुएशन के लिए बोला गया है कि कंटिन्यूअसली उस सिचुएशन पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। ये किस सिचुएशन के बारे में बात हुई है वो देखते हैं। Tarem attacks indicate that the weakened Maoists remain a strong military threat. So Tarem में जो अटैक हुआ है माओइस्ट के साथ, जो हमारे मिलिट्री फोर्सेस की जो फाइट हुई है, ये इंडिकेट करता है, ये ऐसा बता रहा है कि ये जितना माओइस्ट ग्रुप वीक हो गया है, जो है मान रहे थे कि बहुत कमजोर हो गया है, बट ये अभी भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारी मिलिट्री के लिए बहुत बड़ा खतरा है ना। ये टर्म जो है ये बहुत बार सुनने में आता है, माओइस्ट है, नक्सलिट्स है, क्या है ये सब। हम बस हमेशा ये सुनते हैं कि इनके बारे में, ये इन्होंने अटैक किया, हमारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है, सीआरपीएफ के मेंबर्स की डेथ हो गई है। सो एक बेसिक मीनिंग इनका आपको समझना चाहिए कि ये कैसे काम करते हैं और ये किस तरीके का ग्रुप है। सो अगर माओइस्ट की बात करते हैं, सो चाइना में एक पर्सन था माओ जिडोंग। सो उन्होंने माओ जिडोंग थॉट स्टार्ट किया था। वो उनका ये कहना था, ये एक्सट्रीमली कम्युनिज्म था। कम्युनिज्म का मतलब जहां पे
वो अपनी पार्टी को और लोगों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि जो भी पावर है वो लोगों के हाथ में होना चाहिए, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होना चाहिए। सो उनका ये कहना है कि हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं इनका ध्यान हम रखेंगे, ये लोगों से हम वसूली कर लेंगे, हम टैक्सेस ले लेंगे और हम इनका ध्यान रखेंगे। सो हमें किसी भी सरकार की, गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। अगर गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है तो हम उनसे वॉर करेंगे, कॉम्बैट करेंगे। सो इसीलिए कई जगह ये माओइस्ट नक्सलिट्स जो एरियाज है, खास करके बस्तर के लिए आपने सुना होगा नक्सलिट्स जो एरिया है, सो ये सब वही लोग हैं, ये इंसर्जेंट ग्रुप है जो हमेशा रिबेल करने के लिए रेडी है अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। तो इन लोगों को लोकल लोगों से प्रॉब्लम नहीं है, इनको प्रॉब्लम है सिर्फ गवर्नमेंट से। सो गवर्नमेंट से है, इसलिए मिलिट्री के फोर्सेस जब भी जाते हैं तो वहां पर एक वॉर जैसा हो जाता है, एक कॉम्बैट होता है जिसमें कई बार दोनों ही जगह से लोग मारे जाते हैं। सो अभी जो रीसेंट अटैक हुआ है वो तर्रेम में हुआ है, जहां पर हमारे अराउंड 22 जवान मारे गए और काफी सारे अभी इंजर्ड भी हैं। सो पॉइंट ये उठता है कि क्यों इस तरीके के अटैक्स हो रहे हैं, कब तक हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को लूज करते जाएंगे, कैसे रोका जा सकता है, और अभी तक कितने लोग मारे गए और इसका रिजल्ट क्या है। तो ये सब कुछ आज इस आर्टिकल में डिस्कशन हुआ है। चलिए लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। जब एक बेस समझ में आता है तो हमारा रीडिंग बहुत इजी हो जाता है। The deaths of over 20 paramilitary personnel, so 20 से ज्यादा लोग इस एनकाउंटर में मारे गए। एनकाउंटर विद द माओइस्ट इन द तर्रेम एरिया नियर छत्तीसगढ़ सुकमा डिस्ट्रिक्ट once again puts the spotlight on the long running conflict in this remote tribal region. So एक बार फिर से ये लाइमलाइट में, स्पॉटलाइट में आ गया है ये रीजन जहां पर बहुत ही सालों से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। दैट्स अ रिमोट ट्राइबल रीजन, मतलब बहुत अंदर के एरिया में ये एक ट्राइबल्स का एरिया है। रिपोर्ट्स इंडिकेट अ माओइस्ट एम्बुश, एम्बुश का मतलब होता है एक फाइट। सो माओइस्ट एम्बुश ऑफ द पैरामिलिट्री पर्सोनल फ्रॉम डिफरेंट यूनिट्स, अब अलग अलग यूनिट्स के पर्सोनल्स थे हमारे पास, स्पेशल टास्क फोर्स थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस, बिसाइड्स द सेंट्रल रिजर्व पुलिस, सीआरपीएफ का एलीट कोबरा यूनिट। जब इतनी सारी यूनिट्स हमारी फाइट कर रही थी इस फाइट में, तो तब भी कैसे हमारे इतने जवान मारे गए, हमारा क्वेश्चन ये था इस समय कि जब इतनी सारी यूनिट्स थी, so who had proceeded to perform combing operation in Maoist strongholds, इन सब यूनिट्स ने मिलकर उनके अगेंस्ट ये कॉम्बैट ऑपरेशन स्टार्ट किया कि so the units had embarked upon their combing exercise at a time when Maoists were trying to disrupt the construction of a road near Silgar Jagargunda. So ये हमारी यूनिट्स ने लड़ाई कब स्टार्ट करी, उनके अगेंस्ट में कॉम्बैट फाइट कब स्टार्ट करी, जब ये जो माओइस्ट है ये एक रोड कंस्ट्रक्शन होने से रोक रहे थे। इस एरिया में, सिलगर जगरगुंडा एरिया में रोड बन रहा था, उसके कंस्ट्रक्शन में वो लोग प्रॉब्लम कर रहे थे। कभी आप सोचते हैं कि क्यों ये जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की अगर बात हो रही है, इसको ही होने से माओइस्ट रोक रहे हैं। इट मीन्स वो लोगों की भलाई नहीं चाहते, वो सिर्फ अपना एक जो होल्ड है वो स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहते हैं। वरना रोड बनने से तो सबको एक कंफर्ट और इजी आएगा, कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी, बट वो नहीं करने देना चाहते क्योंकि जिन लोगों पर वो अपना रूल रखते हैं उन लोगों को वो उस एरिया से बाहर ही नहीं जाना चाहते। सो ये सिचुएशन थी जब वो रोड नहीं बनने देना चाह रहे थे, तब हमारी जो यूनिट्स थी तब उन्होंने उनके अगेंस्ट एक कॉम्बिंग एक्सरसाइज स्टार्ट करी। The lack of road and telecommunications infrastructure in these remote areas has been one of the reasons for the Maoists being able to use the terrain for their advantage. क्योंकि ये जो रीजन है, जिस ये इतने रिमोट अंदर के रीजन पर, ट्राइबल एरिया पर ये लोग इतना कंट्रोल करके रखे हैं, सो वहां पर रोड्स प्रॉपर नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है। तो यही सबसे बड़ा रीजन है कि जो माओइस्ट है वो इस एरिया को अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाते हैं। Questions will be asked
as to how such a large force failed to anticipate the ambush and were attacked by insurgents reportedly belonging to the Maoist 1st Battalion led by tribal Hidma. So हमारा सवाल है कि जब हमारी फोर्स ऑलरेडी इतनी बड़ी थी, इतने अलग अलग यूनिट्स के लोग थे, तो फिर वो कैसे एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि ये जो फाइट है ये इतनी बड़ी हो सकती है, ये जो इंसर्जेंट ग्रुप है, ये जो इतने लोग हैं, ये हमारे ऊपर जब अटैक करेंगे तो क्या हम इसके लिए प्रिपेयर्ड भी हैं या नहीं है? तो क्यों ऐसा नहीं सोच पाए? The encounter has raised a number of security forces killed in Bastar. इस एनकाउंटर से, इस मुठभेड़ में जितने हमारे सोल्जर्स मारे गए, सो बस्तर में मरने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस की जो नंबरिंग है वो अब 175 से भी ऊपर हो चुकी है। सिर्फ बस्तर रीजन में इतने ज्यादा लोग, 175 से ज्यादा लोग हमारे सीआरपीएफ के सोल्जर्स या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सोल्जर्स हैं वो मर चुके हैं। Since the killing of 76 CRPF personnel in the Chintalnar attack in April 2010, so 2010 में जब अप्रैल में अटैक हुआ था तब 76 CRPF के जो सोल्जर्स थे, पर्सनल्स थे, उनकी डेथ हुई थी। सो ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। It is now quite clear that despite facing losses to its cadre and leadership across central and east India, being hemmed into possibly its only remaining stronghold of South Chhattisgarh, the Maoists are still a formidable military threat. तो अब ये बात बहुत क्लियर हो चुकी है कि भले ही ये जो माओइस्ट हैं इनके बहुत सारे लोग मर चुके हैं, लीडरशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है सेंट्रल और ईस्ट इंडिया में, बट सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड जो है वो इनका अभी भी साउथ छत्तीसगढ़ में है, और ये ग्रुप अभी भी मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है। The Maoist insurrection, which began first as the Naxalite movement in the 1970s, सबसे पहला मूवमेंट जो उन्होंने 1970s में स्टार्ट किया था एक नक्सलाइट मूवमेंट के नाम पर, then intensified since 2004. तो 70 से स्टार्ट हुआ था और बहुत ज्यादा इंटेंस हो गया था 2004 में, और उसके बाद फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स। सो टू प्रोमिनेंट इंसर्जेंट ग्रुप्स मतलब माओइस्ट और नक्सलाइट्स, ये एक ग्रुप बन गया, ये दोनों ने मिलकर अपना ग्रुप और स्ट्रॉन्ग कर लिया। रिमेन्स अ माइंडलेस गुरिल्ला ड्रिवन मिलिटेंट मूवमेंट दैट हैज फेल्ड टू गेन adherence beyond those living in remote tribal areas, either untouched by welfare or are discontents due to state repression. So जब ये दोनों ग्रुप मिल गए, सो एक गुरिल्ला ड्रिवन मिलिटेंट मूवमेंट बना दिया। ये मिलिटेंट मतलब जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट, सोल्जर्स के अगेंस्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट काम करते हैं, पर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला वहां के ट्राइबल एरियाज के लोगों से, जो वहां लोग रहते थे। क्या रीजन हो सकता है? या तो वो लोग अनटच थे कि उन्हें वेलफेयर ही नहीं पता क्या होता है वेलफेयर, या फिर वो स्टेट से दुखी थे कि जो सरकार उनके लिए कोई काम नहीं कर रही थी, इस वजह से वो लोग डिसकंटेंट थे, और इन दोनों में से किसी ना किसी एक वजह से ये लोग इस ग्रुप में जुड़ते चले गए। The Maoists are now considerably weaker than a decade ago. जो ये ग्रुप 10 साल पहले जितना स्ट्रॉन्ग था, आज ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि इनके बहुत सारे सीनियर लीडर्स जो थे वो या तो मर गए या फिर उन्हें जेल में डाल दिया गया। But their core insurgent force in South Bastar remains intact. But South Bastar में अभी भी इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वहां पर अभी भी ये काफी इंसर्जेंट वाले कॉम्बैट्स इनके चलते ही रहते हैं। The recourse to violence is now little more than a ploy to invite state repression, which further their aim of gaining new adherents. So अब ये वायलेंस करके, अब जो थोड़ा बहुत भी जो स्टेट का रिप्रेशन था, मतलब लोगों के अंदर अगर सरकार को लेके थोड़ा गुस्सा था, सो ये अगर थोड़ा भी बढ़ जाता है तो इन्हें नए लोग मिल जाएंगे जो इनको फॉलो करेंगे और इनके ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए रेडी होंगे। While the Indian state has long since realized that there cannot only be a military end to the conflict,
ये बात इंडिया को बहुत पहले से समझ में आ गई है कि सिर्फ लड़ाई करके या मिलिट्री पावर से इनको हरा कर ये लड़ाई खत्म नहीं करी जा सकती. The Chhattisgarh government's inability to reach out to those living in the Maoist strongholds remain a major hurdle. So ये कितना भी ये बात समझ में आ गई, बट फिर भी छत्तीस गवर्नमेंट अभी भी उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रही है जहां पर माओइस्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है. और ये सबसे बड़ा हर्डल है कि गवर्नमेंट उन एरियाज पर काम नहीं कर पाती, वहां के डेवलपमेंट की काम नहीं कर पाती, which has resulted in a protracted but violent stalemate in the एरिया. और यही रीजन है कि वहां पर कहीं ना कहीं ये वायलेंट स्टेट चलता ही रहता है. The Tarrem attacks came in the wake of a recent peace march held by civil society activists who had urged a dialogue between the Maoist and the Chhattisgarh government to end the violence. अब ये क्यों अटैक हुआ? क्योंकि कुछ एक्टिविस्ट थे सिविल सोसाइटी के जिन्होंने ये बोला कि माओइस्ट और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होनी चाहिए ताकि ये जितना भी वायलेंस चल रहा है, जिस वजह से 10,000 से ज्यादा जिंदगी जा चुकी है, एंड सिंस 2000 अलोन अकॉर्डिंग टू दी साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल, 2000 के बाद से ही, ईयर 2000 के बाद से ही ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा जो लाइव्स हैं वो अभी तक खत्म हो चुकी हैं. सो इसलिए कुछ लोगों ने, सिविल सोसाइटी के जो एक्टिविस्ट थे, उन्होंने एक पीस मार्च निकाला था जिससे वो प्रमोट करना चाहते थे कि ये बातचीत होनी चाहिए. While a military response and recriminations will inevitably follow the ambush, हालांकि मिलिट्री का जो रिस्पॉन्स है ये हमारी तरफ से चालू ही है इस लड़ाई को रोकने के लिए. द सिविल सोसाइटी प्ली मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड इफ अ लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन टू अ कॉन्फ्लिक्ट इज टू बी अचीव्ड. सो अगर बहुत लॉन्ग टर्म अगर हमें सोल्यूशन अचीव करना है तो हम सिविल सोसाइटी या लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी आवाज है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते. कितना भी आप मिलिट्री फोर्स के साथ, पावर के साथ इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करें, पर कुछ चीजें पीस से भी मैनेज की जा सकती है, कुछ चीजें बात करके भी सॉल्व की जा सकती है. सो एनी विच वेज, जिस भी तरीके से ये प्रॉब्लम खत्म होता है, ये मिलिट्री के पावर के थ्रू होता है, कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होता है, बात करके ठीक होता है, whatever it is, this should be ended. इसको खत्म करना बहुत जरूरी है क्योंकि इतने सारे एरियाज है जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा और हम इस तरीके से हमारे सोल्जर्स को इंटरनल हमारे प्रॉब्लम्स के लिए वो लोग जान नहीं दे सकते, क्योंकि हमें बहुत सी लड़ाइयां हैं जो देश के बाहर लड़नी है. सो देश के अंदर जो लड़ाइयां हैं वो खत्म होना चाहिए. सो इसके लिए सोल्यूशन सरकार को ढूंढना ही पड़ेगा. Now my question is, what is your opinion कि ये ग्रुप्स कैसे स्टार्ट हुए, इनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सही है और इनको किस तरीके से खत्म किया जा सकता है? What is your opinion? Please do try to write your answers because आपके लिखने का, मेन एग्जामिनेशन के लिखने आंसर्स लिखने की जो प्रैक्टिस है वो इसी तरीके से ही हो सकती है. Right? Chali, so that's all from my side for today's session. Thank you so much, everyone, and do take care of yourself. Stay safe, stay home.